Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students. ओके चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम. ओके आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ ऑफ ईडियम्स. ईडियम्स में बच्चे बोलते हैं कि मैम ईडियम्स को याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है, बट ठीक है, ईडियम्स हर ईडियम्स के पीछे कोई ना कोई एक स्टोरी रहता है, तो इसको और भी आसान तरीके से कैसे याद किया जा सकता है, आज मैं कुछ ईडियम्स लेके आई हूँ आपके पास. और अभी रिसेंट जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें ये ईडियम आया हुआ है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. सबसे पहला ईडियम, और देखो ईडियम्स में क्या है, इसके लिए भी आपको बार बार रिवाइज करना है. अगर आपको किसी ईडियम का मीनिंग नहीं पता है तो एग्जाम में गेस वर्क नहीं करना है. गेस वर्क नहीं कर सकते हैं बिकॉज ईडियम्स का तो लिटरल मीनिंग होता नहीं है. तो थोड़ा सा इसको बार बार रिवाइज करते रहना एंड यू नेवर नो. कई बार बच्चों का क्वेरी भी होता है मैम किस बुक से ईडियम करें. ऐसा कोई बुक नहीं है कि सिर्फ वहीं से सारा ईडियम आ जाएगा. हर साल कुछ ना कुछ नए भी आ जाते हैं, मोस्टली तो रिपीटेड ही आते हैं. मोस्टली जो हमारे एसएससी एग्जाम्स वगैरह में जो होता है वो प्रीवियस पेपर का ज़्यादातर रिपीटेड भी आ जाता है, बट मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि दे आस्क सम न्यू वंस एज वेल, कुछ नया भी पूछ देते हैं. और बैंक्स में भी ईडियम्स आते हैं, बट बैंक्स का जो ईडियम्स है ऑल मोस्टली रिलेटेड टू पैसेज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज उसका मीनिंग क्या जा रहा है. ओके चलो पहला वाला ईडियम पे आ जाओ, स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स एक ईडियम है. इसका मतलब होता है टू रिवील और डिस्क्लोज अ सीक्रेट प्रीमेच्योरली. ठीक है, स्पिल द बीन्स होता है किसी सीक्रेट, किसी सीक्रेट चीज़ को डिस्क्लोज कर देना. आपको छुपाने के लिए कहा गया था, उसको आपने डिस्क्लोज कर दिया, रिवील कर दिया, उजागर कर दिया. किसी गुप्त चीज़ को डिस्क्लोज कर देना, जैसे रिवील, यहाँ से और सीख सकते हो. रिवील का मतलब होता है अनवील करना, किसी चीज़ को डिस्क्लोज करना, डाइवर्ज करना. सीक्रेट्स वगैरह को आप डाइवर्ज करते हो, डिस्क्लोज करते हो, एक्सपोज करते हो. कई बार ऐसा होता है ना, कई बार लोगों की हैबिट होती है वो सीक्रेट्स को छुपा नहीं सकते. सब लोग किसी चीज़ को सरप्राइज पार्टी प्लान किया गया एंड पार्टी स्पॉइल हो गया बिकॉज द पर्सन स्पिल द बीन्स, उसने बीन्स को स्पिल कर दिया. इसको कैसे याद रखोगे? ये इडियम भी जुड़ा हुआ है ग्रीक के समय में. ठीक है, ग्रीक रूल में, ग्रीक के ज़माने में होता क्या था ना, वोटिंग के लिए वो बीन्स का यूज़ करते थे. बीन्स जानते हो, बीन्स बीज होता है, जैसे राजमा का बीन्स होता है. ठीक है, बीन्स बीज को बोलते हैं, बीज टाइप का ही बीन्स होता है. कॉफ़ी बीन्स होता है, राजमा बीन्स होता है. तो ग्रीक के समय में, ग्रीक के रूल में उन लोग अपना लीडर कैसे इलेक्ट करते थे, उन्हें दो जार दे दिया जाता था. एक जार में वाइट बीन्स होता था, वाइट बीज होते थे, और एक जार में ब्लैक बीन्स होते थे. ठीक है, ये उनका मेथड था लीडर को इलेक्ट करने का ग्रीक के ज़माने में. ग्रीक रूल में, जो ग्रीस में लीडर इलेक्ट करने के लिए वो बीन्स का यूज़ करते थे. एक में वाइट कलर का, सफ़ेद कलर की बीज रख दी जाती थी और एक जगह ब्लैक कलर की रख दी जाती थी. अगर आपने किसी व्यक्ति के सपोर्ट में वोट किया है, इसका मतलब है आपने वाइट बीन का यूज़ किया है. और ब्लैक कलर का यूज़ किया मतलब आपने उसके खिलाफ वोटिंग की है. तो ये वोटिंग के लिए वाइट और ब्लैक बीन्स का यूज़ होता था. ठीक है, सब अपना अपना बीन्स यूज़ करते थे वोट देने के लिए. किसी को पता नहीं होता था कि किसने ब्लैक यूज़ किया, किसने वाइट यूज़ किया. लेकिन स्पिल करना मतलब बिखेर देना, फैला देना. सपोज वो जार में, बंद जार में बीन्स रखा हुआ था, अचानक उस बीन्स से अचानक आप उस जार से टकराते हो और पूरा बीन्स गिर जाता है, बिखर जाता है. तो लोगों को पता चल जाता है ना कि आपने किसको वोट दिया, किसने वाइट यूज़ किया, कितने वाइट वाले बीन्स यूज़ हुए हैं, कितने ब्लैक बीन्स यूज़ हुए हैं. तो स्पिल हो गया मतलब अब आपने किसके लिए वोटिंग किया वो सामने उजागर होके पब्लिकली आ गया. तो वो उसी से बना है. स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी प्राइवेट मैटर को पब्लिक में लाना, मतलब किसी सीक्रेट को सामने डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज कर देना. टू रिवील और डिस्क्लोज अ सीक्रेट प्रीमेच्योरली, पहले ही सीक्रेट डिस्क्लोज कर देना, प्राइवेट मैटर को पब्लिक में लाना, उजागर कर देना किसी चीज़ को. तो एक सेंटेंस दिया है, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू स्पिल द बीन्स एंड स्पॉइल द सीक्रेट. देयर आर मेनी, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे जो सीक्रेट नहीं रख सकते, किसी बात को छुपा नहीं सकते, और दे स्पिल द बीन्स और सारा सरप्राइज बिगाड़ देते हैं. ठीक है, तो दिस वाज स्पिल द बीन्स. अब आ जाओ नेक्स्ट इज ऑन शैंक्स मेयर. ये मेयर किसके बोलते हैं? जो हॉर्स का मैस्कुलिन है, जैसे हॉर्स का फेमिनिन जेंडर होता है उसको मेयर बोलते हैं. ठीक है, जैसे लायन का बनता है लायनेस, शेर, शेरनी. लायन इज मैस्कुलिन और लायनेस इज फेमिनिन.
ठीक है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तो उसी तरह जो मेयर है, हॉर्स है, उसका फेमिनिन जो होता है वो मेयर है, लेडी हॉर्स, दैट इज मेयर। ठीक है, ये हॉर्स है, हॉर्स का जो फीमेल जेंडर है ये हो गया। और शैंक किसके बोलते हैं? जो शैंक होता है आपके लेग का, आपके पैर का जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, पैर का जो लोअर पार्ट होता है, लोअर लेग। ये आई थिंक ये 2019 सीजीएल प्री में ये आ चुका है। ठीक है, शैंक्समेयर, ऑन शैंक्समेयर। ऑन शैंक्समेयर का मतलब होता है, अच्छा इसने लिखा हुआ इसमें नहीं है। शैंक्समेयर का मतलब होता है, इसका मीनिंग यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑन फुट। ऑन फुट मतलब पैदल चलना। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, आई हैव टू ट्रैवल ऑन शैंक्समेयर टू रीच द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कोई सवारी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई सवारी अवेलेबल नहीं है, और मुझे अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आई हैव टू ट्रैवल ऑन शैंक्समेयर। शैंक्समेयर का मतलब होता है पैदल चलना, जिसको हम ऑन फुट बोलते हैं। ऑन फुट या वॉकिंग करके, पैदल ही चलना। इसको कैसे याद रखोगे? ऑन शैंक्समेयर, शैंक तो आपका लोअर लेग होता है, जनरली सवारी के लिए, ओल्डन डेज में, ठीक है, सवारी के लिए हम हॉर्स का यूज़ करते थे, लेकिन अपने लेग को ही हॉर्स बना लिया। शैंक का मतलब होता है आपके लेग का लोअर वाला पार्ट, अपने लोअर लेग को ही शैंक बना लिया, सॉरी, अपने लोअर लेग के लोअर पार्ट को ही आपने हॉर्स बना लिया। तो हॉर्स की तरह आपको हॉर्स की लेने की ज़रूरत नहीं, अपने अपने पैर को ही हॉर्स बना लिया, तो पैदल चल कर आना। तो शैंक्समेयर का मतलब भी होता है पैदल चल, पैदल। नेक्स्ट वन, सैलेड डेज। ये जो सैलेड डेज है, ये भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। सैलेड को याद कर सकते हो, सब खाने के साथ सैलेड लेते हैं खाने के पहले। इसको आप याद रख सकते हो, एक शेक्सपियर का ड्रामा है। सैलेड डेज का मतलब होता है ना वो समय, अपने यूथ के समय जब आप बहुत इनोसेंट, काफ़ी इमेच्योर होते हो, बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, जैसे ही वॉज इन हिज सैलेड डेज, वो अपने सैलेड डेज में था, मतलब अभी बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, इनएक्सपीरियंस, इनोसेंस एंड बहुत मासूम। इट्स द टाइम ऑफ यूथ। जैसे जब आप एडोलसेंस से टीनेज की तरफ बढ़ते हैं, तो वो एज आपकी इमेच्योर होती है, इनएक्सपीरियंस वाली है, जब यह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो। तो एक शेक्सपियर का नॉवल है, नॉट नॉवल, एक शेक्सपियर का ड्रामा है। ठीक है, एक शेक्सपियर का ड्रामा है, इसको एंथनी एंड क्लियोपैट्रा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। अब आप बोलोगे कि मैम शेक्सपियर का ड्रामा भी पढ़ना होगा, वो तो मैं रिलेट करने के लिए बता रही। एक शेक्सपियर का ड्रामा है जिसका नाम है एंथनी एंड क्लियोपैट्रा। इसमें क्लियोपैट्रा ने अपने एक डायलॉग में यूज़ किया था, क्लियोपैट्रा उसने अपने डायलॉग में यूज़ किया था, इन माई सैलेड डेज आई वॉज ग्रीन। मैं अपने सैलेड डेज में बहुत ग्रीन थी। जैसे ग्रीन कलर मैंने, ये भी एग्जाम्स में आ चुका है, ये मैंने आपको वर्ड पावर में भी बताया है। ग्रीन हॉर्न्ड पर्सन कौन होते हैं? ग्रीन हॉर्न्ड पर्सन वो पर्सन होते हैं जो अभी नौसिखिया है, इमेच्योर है एंड इनएक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ग्रीन पर्सन आर द पर्सन्स, जैसे आम को ले लो, मैंगो कच्चा होता है तो रॉ होता है, बोलते हैं ना कि अभी मैंगो कच्चा है। किसी व्यक्ति के लिए भी बोलते हैं अभी तो ये कच्चा है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, अभी एक्सपर्ट नहीं है। तो ग्रीन का मतलब ही होता है इनएक्सपीरियंस व्यक्ति, उसी को हम ग्रीन हॉर्न्ड पर्सन बोलते हैं। ग्रीन हॉर्न्ड पर्सन इज अ पर्सन विज इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस। तो क्लियोपैट्रा ने इस ड्रामा में एक स्पीच दिया है कि इन माई सैलेड डेज आई वॉज ग्रीन का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सैलेड डेज में ग्रीन कलर की थी। इन माई सैलेड डेज मैं इनएक्सपीरियंस थी। ग्रीन का मतलब इनएक्सपीरियंस कौन वाले डेज में? जब मैं अपने यूथफुल डेज में, ओके, जब मैं यंग थी, इमेच्योर वाला एज जो होता है जिसमें इनोसेंस होता है, तो उसी को हम सैलेड डेज बोलते हैं। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। चलो थोड़ा सा हिंदी अगर करते हैं, सैलेड खाते हो तो सैलेड में सारी सब्जी जो होती है पकी हुई नहीं है, सारी सब्जियां जो है वो रॉ होता है। सैलेड में ऐसा थोड़ी है कि
पकाया हुआ सब्जी सब होता है, कुक्ड वेजिटेबल्स फ्रूट्स वो सब नहीं डालते हो, ये रॉ होता है, कच्चा। ठीक है, सैलेड में आप रॉ वेजिटेबल्स एंड वो सब फ्रूट्स वगैरह डालते हो, वैसे भी फ्रूट्स को तो रॉ ही खाते हैं। तो सैलेड डेज मतलब रॉ डेज। रॉ डेज सैलेड कच्चा होता है, कच्चे वेजिटेबल्स डालते हो। रॉ डेज, रॉ का मतलब होता है जब आप इनएक्सपीरियंस के साथ। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ हिज सन, उसके सन की जो एक्टिविटीज है, रिमाइंडेड होगा यहाँ पे, रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज ओन सैलेड डेज। उसका जो सन है वो जो नौसिखिया, नोविस, इनएक्सपीरियंस वाली एक्टिविटीज करता है, उसको अपने सैलेड डेज की याद दिलाता है। अपने सैलेड डेज मतलब जब वो बहुत यंग था, इमेच्योर था, इनएक्सपीरियंस था। नेक्स्ट वाला सेंटेंस पे आ जाओ। स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, इसका मतलब होता है मिसफिट। कोई भी व्यक्ति, कहीं पर आप जा रहे हो, किसी पार्टी में ही जा रहे हो एंड यू फील कि आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हो, लोगों से घुल मिल नहीं पा रहे हो, और आपको लग रहा है कि मैं तो इस पार्टी के लिए अनसूटेबल हूँ, मैं इस पार्टी के लायक नहीं हूँ, या जैसे मेरी टेम्परामेंट उस तरह के लोग नहीं है, तो आई एम अ टोटल मिसफिट। मैं इस एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट नहीं महसूस कर रहा हूँ, मैं इस एनवायरनमेंट के लायक नहीं हूँ। इसको कैसे याद रखना है? जैसे छोटे बच्चों के स्कूल्स में, जब वो छोटे बच्चे नर्सरी एडमिशन्स के लिए जाते हैं ना, तो बच्चों की आईक्यू चेक करने के लिए, ठीक है, बच्चों की आईक्यू चेक करने के लिए उन्हें एक ऐसा बोर्ड दे देंगे, और उस बोर्ड पे ना कुछ सर्कल्स वाला होल, जो होल्स बना होगा, कुछ सर्कल के फॉर्म में होगा, कुछ ट्रायंगल फॉर्म में होगा, और कुछ स्क्वायर फॉर्म में होगा, होल्स बने हुए हों, और बच्चों के सामने शेप्स दिया जा सकता है। राउंड कलर का शेप दे देंगे, ट्रायंगल शेप दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। तो बच्चों का आईक्यू लेवल चेक करने के लिए, आईक्यू के साथ साथ बच्चों की एज चेक करने के लिए, मेंटल लेवल चेक करने के लिए वो ये सब शेप्स दे देंगे और बोलेंगे फिट करो। ठीक है, तो आपको स्क्वायर को स्क्वायर में फिट करना है, ट्रायंगल को ट्रायंगल, सर्कल को सर्कल में। लेकिन आप अगर स्क्वायर वाले शेप को राउंड में फिट करोगे तो वो फिट बैठेगा नहीं, क्योंकि वो सूटेबल नहीं है। स्क्वायर वाला शेप स्क्वायर में ही फिट आएगा, राउंड वाला इज फिट फॉर दिस राउंड होल ओनली। तो ठीक उसी तरह का होता है अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। किसी स्क्वायर को राउंड में फिट करना मतलब जो जगह वो डिजर्व करता है उस जगह में नहीं फिट कर रहे हो, टोटल मिसफिट है। ओके, सही जगह पे नहीं फिट कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं मिसफिट, अनसूटेबल। तो आई वेंट टू द पार्टी, मैं पार्टी में गया, बट आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, आई फेल्ट लाइक अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, कुछ देर के बाद मैं अनकंफर्टेबल फील करने लगा। आई वॉज फीलिंग अ मिसफिट, कि मैं तो इस एनवायरमेंट के लायक ही नहीं। तो उसी से ये बना हुआ है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। Albatross around the neck. This is a very common idiom. CBSE में आई थिंक जो बच्चे CBSE 10th CBSE से किया हुआ है, उसमें एक आपका पोएम था, पढ़ा होगा बहुतों ने। एक पोएम था, चलो इसकी कहानी बताती हूँ। एल्बेट्रॉस ये एक सी बर्ड है, ठीक है, ये एक बर्ड है। एल्बेट्रॉस अराउंड द नेक, बताती हूँ इसको कैसे याद रखना है। ये पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, एल्बेट्रॉस। ये आपने एक कॉलरिज, एक एसटी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज का एक पोएम है, आपने पढ़ा होगा। बहुत जो बच्चे CBSE 10th जिनका CBSE बोर्ड से है उन्होंने पढ़ा होगा। एक पोएम है जिसका नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर। मरीनर का मतलब होता है सेलर। ये एक पोएम, ठीक है, इसके पीछे भी एक कहानी है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, मरीनर का मतलब होता है सेलर। और ये जो एल्बेट्रॉस है, एक ह्यूज, बहुत बड़ा सा एक सी बर्ड है, एक बर्ड है। इसके पीछे कहानी क्या है? एल्बेट्रॉस अराउंड द नेक का मतलब होता है वो बर्डन, वो भार जो आपके गले में फांसी के फंदे की तरह लटका हुआ है, जो आपकी गलती का एहसास दिलाता है। समथिंग एज अ बर्डन, समथिंग एज अ पनिशमेंट विच रिमाइंड्स यू ऑफ योर गिल्ट। वो चीज़ जो बार बार आपको अपनी गलती का एहसास दिलाता है, फांसी का फंदे की तरह आपके गले में लटका हुआ है।
ओके, बार बार आपको रियलाइज करवा रहा है कि आपने बहुत बड़ी गिल्ट की है। इसको कैसे याद रखना है? ये कहानी है एक मरीनर की, ठीक है, शिप जा रही होती है। ये जो एल्बेट्रॉस होते हैं ना, ये सी बर्ड होते हैं, और ये इट्स अ बर्ड विच इज अ साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी, ठीक है, ये पॉजिटिव लाता है, पॉजिटिव साइन में यूज होता है, ये बर्ड हमेशा एज अ पॉजिटिव यूज किया जाता है। लेकिन इस मरीनर ने क्या किया है, इस बर्ड ने शिप को बचाने के लिए शिप में आता है, लेकिन इस मरीनर ने गलती से, ठीक है, उसे लगता है कि ये कोई शिप को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, ये जो सी बर्ड है एक्चुअली में ये शिप को बचाने आया रहता है, बट ये सेलर जो है गलत फहमी में इस बर्ड को मार देता है, ठीक है, जबकि ये बर्ड कुछ पॉजिटिव के लिए आया रहता है, सबको बचाने के लिए। और इस बर्ड को मारने के बाद सारी नेगेटिव चीज़ें शुरू हो जाती है, शिप में जितने भी क्रू मेंबर्स रहते हैं सबकी धीरे धीरे डेथ होने लगती है, ओके, इसको मारने के बाद। और लास्ट में क्या होता है, जब शिप की हालत बहुत ख़राब हो गई है, लोग मरना शुरू कर दे, तो जो लोग बचे हुए थे वो इस एल्बेट्रो, हाँ, ये बर्ड को किल कर दिया रहता, और इसका डेड बॉडी, कैरिकस, इसका डेड बॉडी उस सेलर के गले में बांध दिया जाता है, ठीक है, बांध दिया जाता है, ताकि इस सेलर को हमेशा एहसास हो कि इसने इस बर्ड को मारकर गलती की है, और इस बर्ड को मारने की वजह से सारी तबाही शिप में आई है, मारने की वजह से बहुत सारी डेथ हुई है। तो उसके गले में जब तक ये एल्बेट्रॉस उसके गले में रहेगा, उसको याद दिलाते रहेगा कि हाँ उसने एक गलत काम किया है। फिर आप पूरा पोएम पढ़ोगे, लास्ट में वो सेलर सबकी हेल्प करने लगता है, तो बाद में वो एल्बेट्रॉस उसके गले से गिर जाता है और उसको पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो आपके गले में एल्बेट्रॉस सी बर्ड बांध दिया गया, ये जताने के लिए कि आपने कोई ऐसी गलती की है जो आपको नहीं करना चाहिए था, आपकी गलती का बार बार एहसास दिलाना। तो वही वाला ये इडियम है, ये तो आप अपने कॉमन लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हो। एल्बेट्रॉस आपके नेक पे बांध दिया है एज अ भार, समथिंग एज अ बर्डन, नॉट प्रिसाइजली एज अ बर्डन, और भी ज़्यादा क्लियर करूँ तो एज अ पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट फांसी का फंदा आपके गले में बांध दिया गया है, जो हमेशा आपको बार बार याद दिलाएगा। ये एल्बेट्रॉस उस सेलर को याद दिला रहा था कि सेलर ने उसको मारकर गलती की थी, वो तो शिप को बचाने आया। सेंटेंस देखो, द फेल्ड स्कीम बिकेम एन एल्बेट्रॉस अराउंड द नेक। ये जो स्कीम फेल हुआ ना, ये तो हमारे लिए फांसी का बंदा नहीं, फांसी का फंदा बन गया। और ये जो स्कीम फेल हुआ, ये बार बार हमें याद दिला रहा था कि इसको इम्प्लीमेंट करके, इसको लागू करके हमने बहुत बड़ी गलती की थी, ठीक है। अल्फाबेट सूप, ये भी आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। अल्फाबेट सूप जनरली क्या किया जाता है, सपोज इसको इमेजिन करो, ऐसे सूप है, बच्चों को ABCD तरह तरह के ढंग से सिखाने के लिए इन्होंने सूप तो सब जानते हैं, सूप में पास्ता डाल दिया, ठीक है, सूप में पास्ता डाल दिया, और उस पास्ता का जो शेप है ना, अलग अलग शेप में दे दिया, कोई A शेप का पास्ता, कोई B, कोई C, कोई D, सब एक साथ डाल दिया। और इस वजह से बच्चा बेचारा सारे लेटर्स को सूप में एक जगह देख के कंफ्यूज हो गया। तो अल्फाबेट सूप वो सूप होता है जो मतलब जहाँ पे चीज़ों को और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया गया, समथिंग विच इज़ वेरी अनक्लियर। अब जैसे कोई चीज़ आपके लिए बहुत अनक्लियर है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, अनक्लियर है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, इट्स इनकॉम्प्रीहेंसिबल। कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब है जो चीज़ आसानी से समझी जा सके, बट इनकॉम्प्रीहेंसिबल मतलब द थिंग्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक सूप में सारा लेटर्स डाल दिए ABCD एंड बच्चा बेचारा कंफ्यूज है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट सूप्स हम उस चीज़ के लिए बोलते हैं, समथिंग विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कंफ्यूजिंग। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड एन अल्फ़ाबेट सूप ऑफ मेडिसिन्स। डॉक्टर ने एक ही साथ इतना सारा मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया, डिफरेंट वेराइटीज़ की चीज़ें, जो पेशेंट को क्लियर नहीं हो रहा था, और कोई भी मेडिसिन वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ओके। मेडिसिन का उन्होंने इतना ज़्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया, इट वॉज द मेडिसिन वर लाइक अल्फ़ाबेट सूप फॉर दैट पेशेंट, बट नथिंग सीम्स टू वर्क, बट कोई भी मेडिसिन सही तरह से काम नहीं कर रहा था। तो अल्फ़ाबेट सूप आर द थिंग्स, उसके लिए यूज़ करते हैं जो थिंग्स विच आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, विच आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब आ जाओ और ले लेते, बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन इडियम, ठीक है, बनाना रिपब्लिक।
रिपब्लिकन गवर्नमेंट एक होता है, इसके पीछे भी कहानी है, ठीक है। बनाना रिपब्लिक वर्ड कहाँ से निकल के आया? वैसे बनाना रिपब्लिक हम किसके लिए यूज करते हैं? वो स्मॉल या पुअर कंट्री विच इज रूल्ड बाय करप्ट गवर्नमेंट या पॉलिटिशियंस, ठीक है। अ स्मॉल और पुअर कंट्री जहाँ पे रूल चलता जिसका रूल चलाया जाता है करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट गवर्नमेंट या करप्ट पॉलिटिशियंस के द्वारा चलाया जाने वाला कंट्री, रिपब्लिक, ठीक है। इसके भी पीछे कहानी है। ये कहानी क्या है? ये वर्ड निकल के आया है ना सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका में जनरली क्या होता था कि वो अपनी कंट्री के इकोनॉमी को संभालने के लिए वो पूरे डिपेंडेंट हो जाते थे बनाना के एक्सपोर्ट पे। वो सारा बनाना के एक्सपोर्ट से सारी कमाई उनकी होती थी। कंट्री स्मॉल है, स्मॉल कंट्री है, कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। एक सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा पार्ट था जहाँ पे फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करके कमाया जाता था। कंट्री का इकोनॉमी बढ़ाने के लिए या कंट्री का प्रॉफिट, ठीक है, उसका प्रॉफिट का जरिया ही था बनाना एक्सपोर्ट करना। और इस बनाना को फ्रूट्स एक्सपोर्ट करना, जिसमें से एक बनाना था, और इस बनाना को एक्सपोर्ट करके इकोनॉमी में को वो अपलिफ्ट करते थे, ठीक है। तो गलत तरीके से चीज़ों को एक्सपोर्ट करके पैसे कमाना, ठीक है। तो यहाँ जो पॉलिटिशियंस थे वो इसी पे बैंक करके पैसे कमाते थे। तो इसी वर्ड से निकल के आया है, दैट इज बनाना रिपब्लिक। ओके, अब देखो जनरली बनाना रिपब्लिक हम उस कंट्री के लिए यूज करते हैं जहाँ के नेता, पॉलिटिशियंस एंड ऑल, दे आर वेरी करप्ट, दे आर यूजिंग ऑल द इलीगल मीन्स टू अर्न मनी एंड ऑल। ओके, तो सेंटेंस बना हुआ है, इफ द लीडर विंस द इलेक्शन, अगर लीडर फिर से इलेक्शन जीत जा रहा है तो नोबडी कैन सेव द कंट्री फ्रॉम बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक बनने से हमारे कंट्री को कोई भी सेव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो चलो, इतने सारे इडियम्स थे। तो व्हाट आई ट्राई, क्योंकि बहुत दिन से स्टूडेंट्स के डिमांड आ रहे थे कि मैम कुछ अलग अलग इडियम्स एंड फ्रेजेस करवाइए और उसको लिंक करके बताइए। तो एक दो बार इसको बार बार आप देखोगे तो नो डाउट चीज़ें याद हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग, आज का सेशन तो आपका रिकॉर्डेड जा रहा है, ओके, बट नो नीड टू वरी, बीच बीच में हम लोग लाइव भी करते रहेंगे, ओके। और जहाँ तक यूनिक क्लासेस की बात है, यूनिक क्लासेस का ऐप वगैरह सब रेडी है, और मैं जल्दी ऑनलाइन लाइव आके हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट डेट ऑफ बैच क्या होगा, बैच का टाइमिंग क्या होगा, बैच कब से लॉन्च हो रहा है, फी वगैरह क्या रहेगी, वो सारे डिस्कशन हम कर लेंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें टेंटेटिव डेट बताया कि अगस्त 10 से 12 या 10 से 15 के बीच में बैच स्टार्ट हो जाएगा। नो डाउट मॉर्निंग का बैच रहेगा, ठीक है। तो विल डिस्कस द फीस एंड ऑल, ठीक है। तो चलो, आज हमने 7 इडियम्स किया है, आगे और भी इडियम्स हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। इडियम्स, वन वर्ड, एरर्स तो काफ़ी सारा हुआ है और एरर्स भी होंगे, क्लोज टेस्ट एंड ऑल। चलो, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। अगर सेशन अच्छे लगे, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब मुझे पता है कि अब बोलने की ज़रूरत है नहीं, यू पीपल आर माई फैमिली मेम्बर्स, तो आप लाइक कर ही दोगे। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।